Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. You are with डॉक्टर हमना एंड मेरा जो मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है. सो आई विश कि इन वीडियोस के बाद उनकी ये डिफ़िकल्टी ख़त्म हो जाएगी और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and also click the bell icon below. So today we are going to talk about the topic that is pulmonary anatomy and physiology, in which we discuss about four main headings: bony thorax, internal structures, muscles of ventilation, and mechanics of breathing. So first of all we will talk about bony thorax. Bony thorax में हमारे पास इसके 3 borders आएंगे: इंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड शोल्डर गर्डल. इंटीरियर बॉर्डर, अगर हम बाउंड्रीज देखें तो इंटीरियर बॉर्डर में जो उनसे स्ट्रक्चर्स आती हैं वो हमारे पास हैं स्टर्नम, मेन्यूब्रियम. स्टर्नम का जो 3 पार्ट्स होते हैं, मेन्यूब्रियम, बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड ज़ीफोइड प्रोसेस. It forms the interior border. And lateral border is formed by the rib cage, 12 ribs. And posterior border is formed by the vertebrae, T1 to T12. There is a significance of sternum and the angle of Lois. What is the significance? ये जो एंगल ऑफ लुइस है इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि हमारे पास सेकंड रिब यहाँ पर आकर अटैच होती है. सेकंड रिब की जो अटैचमेंट है वो एंगल ऑफ लुइस की लेवल पर होती है. और दूसरा हमारा जो ट्रेकिया है ये बाइफरकेट करता है एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ लुइस. इसके अलावा एक और चीज़ में जो देखने वाली इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो लैटरल बॉर्डर होता है ट्रेकिया का वो इस इंटीरियर बॉर्डर कि परपेंडिकुलरली जा रहा होता है. मीन जो स्टर्नम है, स्टर्नम के बिल्कुल परपेंडिकुलरली जो रन कर रही है चीज़ वो हमारा ट्रेकिया है. तो ये हो गया हमारे इंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. अब हम देखते हैं शोल्डर गर्डल. शोल्डर गर्डल ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा मसल्स हैं, मसल्स ऑफ वेंटिलेशन जो होते हैं, एक्सेसरी मसल ऑफ वेंटिलेशन, उनकी अटैचमेंट हो रही होती है हमारे शोल्डर गर्डल के ऊपर. ठीक हो गया. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स. इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 4 पार्ट्स आते हैं. सबसे पहले इसमें आता है हमारे अपर एयरवेज, लोअर एयरवेज, लंग स्ट्रक्चर्स एंड प्लूरा. अब आता है हमारे पास अपर एयरवेज. अब अपर एयरवेज में हमारे पास 3 जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो आती हैं. अब वो कौन कौन सी हैं वो हमारे पास है. सबसे पहले हमारा नोज़ और माउथ, नोज़ एंड माउथ. इसके अलावा इसमें हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट फेरिंग्स एंड थर्ड पे लैरिंग्स. अब नोज़ और माउथ हमें पता है इसके थ्रू जो हमारी एयर है वो हमारे लंग्स में जाती है. ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है फॉर द एयर. इसके बाद आता है हमारे पास फेरिंग्स. अब जो फेरिंग्स है ये कॉमन एक एरिया है जो यूज होता है फॉर बोथ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन लेरिंग्स. लेरिंग्स में हमारा एपिग्लॉटिस, हमारे वोकल कॉर्ड्स आते हैं. और लेरिंग्स का क्या काम है कि ये कनेक्ट करता है हमारे फेरिंग्स को हमारे ट्रेकिया के साथ. अब आते हैं लोअर एयरवेज. लोअर एयरवेज में हमारे पास आते हैं कंडक्टिंग एयरवेज एंड हमारा रेस्पिरेटरी यूनिट. कंडक्टिंग एयरवेज एंड रेस्पिरेटरी यूनिट. अब जो हमारा कंडक्टिंग एयरवेज हैं वो हमारे पास होते हैं ट्रेकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक. ट्रेकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक. लेकिन यहाँ पे हमारी सिर्फ एयर का ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन कोई गैस एक्सचेंज, कोई गैसेस एक्सचेंज, कोई डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं होती. तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है? वो होती है हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट में. ट्रेकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारा कंडक्टिंग एयरवेज है. उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हमारे एल्वुलाई, एल्वुलर डक्ट्स
एल्वुलर सैक्स एंड एल्वुलाई, ये सारे आता है हमारे रेस्पिरेटरी यूनिट। और यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर आ रही हैं? इसके अंदर आ रही है हमारे पास हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, हमारा एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं लंग स्ट्रक्चर्स। लंग स्ट्रक्चर्स में हमें पता है 2 लंग्स हैं, राइट लंग एंड देन लेफ्ट लंग। अब जो हमारा राइट लंग है, इसके अंदर हमारे पास 2 फिशर्स होते हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल फिशर एंड देन ये ऑब्लीक फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लीक फिशर। तो ये हमारे लंग को डिवाइड करते हैं 3 लॉब्स में, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। और अगर हम बात करें लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग में सिर्फ हमारे पास एक ही फिशर होता है, एक सिंगल ऑब्लीक फिशर है जो इसे डिवाइड करता है सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब में। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो हर लोब है उसके आगे फर्दर सेगमेंट्स होते हैं, वो सेगमेंट कौन कौन से हैं वो हमारे पास हैं ये। अगर हम बात करें राइट लंग की, तो जैसा कि हमने पहले पीछे बताया था कि इसके अंदर हमारे पास 2 फिशर्स होते हैं और 3 लोब्स होते हैं। अब जो हमारे पास इसमें सुपीरियर लोब है, इसमें आता है हमारे पास, इसके सेगमेंट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 3 सेगमेंट होते हैं। सुपीरियर लोब में 3 सेगमेंट्स, मिडल लोब में 2 सेगमेंट्स, और जो इंफीरियर लोब है इसके अंदर हमारे पास 5 सेगमेंट्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास इसमें कितने सेगमेंट्स हो गए? 10। अब इसमें हमारे पास आता था एपिकल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर लोब में। जो मिडल लोब है उसमें आ जाता है हमारे पास मीडियल एंड लैटरल, और जो हमारा इंफीरियर लोब है उसमें ये सारे आ जाते हैं, एपिकल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल। अब आता है हमारा लेफ्ट लंग में हमने बात की थी, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब। अब जो सुपीरियर लोब है इसमें भी हमारे पास 4 सेगमेंट्स हैं, इसमें भी 4 हैं, और हमारे पास जो इंफीरियर होता है इसमें भी हमारे पास 4 लोब्स होते हैं। तो टोटल इसके अंदर कितने हो गए? 8। अब इसमें जो हमारे पास लोब्स हैं उसमें हमारे पास सुपीरियर लोब में आ जाता है एपिको पोस्टीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, और जो इंफीरियर लोब है उसमें आ जाता है हमारे पास सुपीरियर, एंटीरोमीडियल एंड लैटरल, बेसल। तो ये हमारे पास थे लंग्स के स्ट्रक्चर्स, लंग्स के सेगमेंट्स, जिसे हम कहते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। अब हम बात करते हैं प्लूरा की। प्लूरा क्या है? प्लूरा हमारे पास एक कवरिंग है, हमारे जो लंग्स हैं उनको कवर किया होता है प्लूरा ने। अब प्लूरा के हमारे पास आगे से 2 टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी है? वो होता है हमारे पास प्राइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। इसके अलावा हमारे पास होती है इंट्राप्लूरल स्पेस। अब हम देख लेते हैं प्राइटल प्लूरा का क्या काम है और विसरल प्लूरा, देन इंट्राप्लूरल स्पेस की क्या सिग्निफिकेंस है। अब जो हमारे पास प्राइटल प्लूरा होता है वो हमारे पास आउटसाइड होता है। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर तो हमारे पास ये लंग्स हैं। अब लंग्स को बाहर कवर किया हुआ है 2 प्लूरा ने। जो लंग्स के बिल्कुल बाहर जिसने लंग्स को रैप किया होता है वो होता है हमारा विसरल प्लूरा, जिसने हमारे लंग्स को रैप किया होता है। और इसके बिल्कुल बाहर होता है हमारे पास प्राइटल प्लूरा। अब जो प्राइटल प्लूरा देखा जाए तो प्राइटल प्लूरा कहाँ पे है कि हमारे पास ये जो रिब केज है, ये तो हमारा थोरेसिक केज है, इसके अंदर वाली साइड पे अगर हम देखें तो ये अगर हमारे पास प्राइटल प्लूरा है तो इसके बिल्कुल बाहर होगा हमारे पास, ये अगर हमारे पास विसरल प्लूरा है तो इसके बिल्कुल बाहर होगा हमारे पास प्राइटल प्लूरा। तो जो प्राइटल प्लूरा है वो हमारे पास इनर साइड पे होता है। इनर साइड किसकी? थोरेसिक केज की इनर साइड पे, एंड डायाफ्राम के अलोंग होता है, और मीडियस्टिनल बॉर्डर पे होता है हमारा प्राइटल प्लूरा। अब हम बात करते हैं इंट्राप्लूरल स्पेस की। इंट्राप्लूरल स्पेस हमारे पास एक पोटेंशियल स्पेस होती है बिटवीन द 2 प्लूरा। ये जो हमारे पास प्लूरास हैं दोनों,
इनके दरमियान में हमारे पास ये स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं इंट्राप्लूरल स्पेस। और ये हमारे पास इसका क्या काम है, ये अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रिब केज एंड लंग्स, ये जो हमारा रिब केज है और जो लंग्स हैं इनकी जो अप्रॉक्सीमेशन है उसको मेंटेन करके रखती है इंट्राप्लूरल स्पेस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मसल्स ऑफ वेंटिलेशन। मसल्स ऑफ वेंटिलेशन, अब मसल्स ऑफ वेंटिलेशन में हमारे पास, हमें पता है हमारे पास इंस्पायरेशन होती है वेंटिलेशन में और एक्सपायरेशन होती है। अब अगर हम बात करें इंस्पायरेशन की, तो जो प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन है उसमें हमारे पास आ जाता है, मेन जो मसल है वो है डायफ्राम। और जो हमारे पास एक्सेसरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन है उसमें हमारे पास कुछ और मसल्स हैं वो आ जाते हैं, उनको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि डायफ्राम का क्या रोल है। डायफ्राम अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर, तो ये हमारे पास है डायफ्राम, ये, और जो डायफ्राम है ये हमारे पास इसके दो कह सकते हैं डोम्स हैं, या कह सकते हैं दो हेमी डायफ्राम्स हैं, एक हेमी डायफ्राम और ये सेकंड हेमी डायफ्राम। अब इनके दरमियान में हमारे पास होता है एक सेंट्रल टेंडन, ये जो डायफ्राम है इसके दरमियान होता है सेंट्रल टेंडन। अब जब भी हम इंस्पायरेशन हमने करनी होती है तो जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ये जो सेंट्रल टेंडन है ये डाउनवर्ड पुल करता है, ये डाउनवर्ड पुल करता है, लंग्स भी एक्सपैंड करते हैं, तो जो एयर है वो इनसाइड मूव कर जाती है। तो ये एक मेन फंक्शन है हमारे डायफ्राम का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंस्पायरेशन में। इसके अलावा हमारे पास डायफ्राम के अलावा हमारे पास एक और मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल्स। हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो ये हमारे रिब्स की साइड पे अटैच होते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ मसल्स अटैच होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंस्पायरेशन में। अब इसके अलावा हम बात करते हैं एसेसरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन की। ये तो हमारे पास थी हमारी डीप रिलैक्स, जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं उसमें हमारे पास हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि इंस्पायरेशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई डिज़ीज़ स्टेट है, किसी बंदे को कोई डिज़ीज़ है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हमने डीप इन्हेलेशन करनी है, तो उस केस में हमारे कुछ एसेसरी मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है हमारा स्केलीन मसल, हमारा स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और कुछ शोल्डर गर्डल की मसल्स, स्केलीन, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, और इसके अलावा कुछ और मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे मसल्स कब इन्वॉल्व होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, डीप इन्हेलेशन में या कोई डिजीज़ हो रेस्पिरेटरी ट्रैक की। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं एक्सपायरेटरी मसल ऑफ वेंटिलेशन। अब एक्सपायरेशन जो हमारी होती है ना, जो नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में होती है, वो उसमें मेजर कोई मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो होती है हमारे पास, हम यूँ कह सकते हैं, पैसिव रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स, कि जो हमारे इंस्पायरेशन के मसल्स हैं अगर वो रिलैक्स कर जाएं तो हमारी एक्सपायरेशन होती है। दूसरा इसका जो मेजर इसमें रोल प्ले करता है वो है इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स। अब इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग की मैं एग्जांपल आपको यूँ देख सकती हूँ कि अगर हम बैलून को देखें तो बैलून में जब हम एयर भरते हैं, जब उसके अंदर हवा भरते हैं, उसके बाद जब उसको रिलीज़ करें थोड़ी सी हवा को, तो जो बैलून है वो खुद ब खुद जो है उसमें से एयर बाहर निकल जाती है, मतलब उसमें इलास्टिक रिकॉइल होता है। इसी तरह हमारे लंग्स को भी अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाया कि उसके अंदर इलास्टिक रिकॉइल होता है, तो जो एयर है खुद ब खुद बाहर आ जाती है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें भी अब एक्सेसरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब वो कब होते हैं, जब जैसे कि हमने ऊपर बताया, कोई डिज़ीज़ हो, या हमने डीप एक्सपायरेशन करनी हो, या अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हों उसके अंदर हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो इलास्टिक रिकॉइल होता है जस्ट हमारी एक्सपायरेशन के लिए, लेकिन डीप एक्सलेशन के लिए या डीप एक्सपायरेशन के लिए हमारे पास हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, उसमें आ जाता है हमारा क्वाड्रेटस लंबोरम, इसके अलावा हमारे इंटरकोस्टल्स, मसल्स ऑफ एब्डोमेन एंड ट्रायंगुलरिस स्टर्नाई। क्वाड्रेटस लंबोरम, इंटरकोस्टल, कुछ एब्डोमिनल मसल्स
और ट्रायंगुलरिस स्टर्नाई। सो ये थे हमारी मसल्स ऑफ वेंटिलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। अब जो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग है, एक्चुअली हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि ऊपर हमने मसल्स को डिस्कस कर लिया कि वो इंस्पायरेशन करवा रहे हैं, वो एक्सपायरेशन करवा रहे हैं, लेकिन अब हमने ये देखना है कि ब्रीदिंग आखिर किस तरीके से होती है, इसकी मैकेनिक्स क्या है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है इनवर्ड पुल, इनवर्ड, और एक होता है आउटवर्ड पुल, और एक इसके अंदर हम चीज़ डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं रीप। रीप पहले हम देख लेते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड पुल। अगर हम इनवर्ड और आउटवर्ड पुल को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्ड पुल। अब इनवर्ड पुल में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्सहेलेशन करनी है, हमने एयर को बाहर एक्सपायर करना है, तो क्या होगा, इलास्टिक रिक्वाइल ऑफ लंग पेरेन्काइमा होगा। जैसे कि हमने पहले कहा था कि एक्सपायरेशन में हमारे पास क्या होता है, जो लंग पेरेन्काइमा है वो उसकी इलास्टिक रिक्वाइल हो जाता है। अब जैसे ही इलास्टिक रिक्वाइल होगा तो हमारे पास ये जो थोरेसिक केज है, जो थोरेसिक केज है ये भी इनवर्ड मूव करेगा, हमारे लंग्स और लंग्स के जो हमारे पास प्लूरा था, विसरल और पाइटल प्लूरा, ये इनवर्ड मूव करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो इनवर्ड पुल आएगा, जो एयर है वो बाहर एक्सपायर हो जाएगी लंग्स से। अब हम देख लेते हैं आउटवर्ड पुल। अब आउटवर्ड पुल में क्या है कि हमारा जो बोनी थोरेक्स है, ये जो बोनी थोरेक्स है ये पुल करेगा थोरेक्स को आउटवर्ड, लंग्स को, लंग्स के जो प्लूरा है, विस्टर, प्लाइटल प्लूरा, इनको आउटवर्ड पुल करेगा। तो आउटवर्ड पुल करने से क्या होगा, हमारे लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे और जो एयर है वो लंग्स के अंदर मूव कर जाएगी। ये था हमारा इनवर्ड पुल एंड आउटवर्ड पुल, ये थी मैकेनिक्स। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट जिसके साथ डिस्कस करना है वो है रीप। रीप क्या है, रेस्टिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रेशर। रीप क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। अब रेस्पिरेटरी एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जहाँ पे ये जो दोनों फोर्सेस हैं, हमने बात की थी अभी पीछे इनवर्ड और आउटवर्ड पुल की, ये बिल्कुल बैलेंस हो जाती हैं। और ये पॉइंट कब आता है, ये आता है हमारी टाइडल एक्सपायरेशन का जो पॉइंट है। टाइडल एक्सपायरेशन मीन्स कि हम नॉर्मल एट रेस्ट जो हम एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल एट रेस्ट हमने पहले इंस्पायरेशन की एंड देन एक्सपायरेशन की, तो वो होती है हमारी टाइडल एक्सपायरेशन। तो जैसे ही इसका एंड होता है, एट द एंड ऑफ द टाइडल एक्सपायरेशन हमारे पास एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। सो दैट्स ऑल। तो अगर हम इसकी समरी दें, जो आज हमने पढ़े टॉपिक्स, जो पॉइंट्स डिस्कस किए, हमारा जो मेजर हेडिंग थी वो थी हमारी पल्मोनरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमने आगे फर्दर 4 मेन हेडिंग्स देखी, बोनी थोरेक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, मसल्स ऑफ वेंटिलेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, लंग स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। बोनी थोरेक्स में हमने सारे बॉर्डर्स की बात की, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमने अपर एयरवेज, लोअर एयरवेज, लंग स्ट्रक्चर्स, प्लूरा को डिस्कस किया, मसल्स ऑफ वेंटिलेशन में हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मसल्स को डिस्कस किया, एंड देन हमने लास्ट पे मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में हमने इनवर्ड पुल और आउटवर्ड पुल को डिस्कस किया और हमने रीप को डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो या आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उसको आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। ठीक हो गया, एंड दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।